Good morning, students. Today we will start session 3, Overcoming Challenges in Sustainable Development. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चैलेंजेस आए थे उन पर कैसे काबू पाना है उसके रिगार्डिंग सेशन है। इसके प्रीवियस सेशन जो कल का सेशन था उसमें हमने कौन कौन से चैलेंजेस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एसडीजी में आ रहे थे वो चैलेंजेस पढ़े थे, कौन कौन से चैलेंजेस थे, और आज उन चैलेंजेस को कम करने काबू करने के कौन कौन से मेज़र हैं उसके बारे में सेशन है। In previous session, we learnt about various challenges that government face for the attainment of 17 SDG Sustainable Development Goal. In this session, we shall talk about various measures that can be taken to overcome these challenges. कहता है कि हम कौन कौन से तरीके हैं उन चैलेंजेस को पे जिससे उन चैलेंजेस पे काबू पाया जा सकता है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है मेजर फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से मेजर हैं आपके? The challenges discussed in previous session require careful planning and developing an exclusive model for implementing, monitoring, measuring and reporting SDG related course of action. Various measures that can be taken to overcome the challenges are कौन कौन से measure हैं? पहला है डिफाइंड लीडरशिप एंड ओनरशिप। चैलेंज हमारे पास ये था पहला कि कोई भी एक लीडरशिप ओनरशिप फिक्स नहीं थी कि कौन उसको लीड करेगा, कौन उसका जिम्मेवार होगा, ये फिक्स नहीं था। इसलिए जो है हमने एक फिक्स कर दिया, एक लीडर और एक ओनर बना दिया, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी मॉनिटरिंग होगी, वो होगी, उसके रिगार्डिंग ये मेजर है। गवर्नमेंट नीड टू क्लैरिफाई स्पेसिफाई क्लियरली स्पेसिफाई एंड मेक वन ऑर्गेनाइजेशन फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजी विद फुल ओनरशिप। कहते हैं गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को आवश्यकता है किस चीज़ की, क्लियरली स्पेसिफाई कर दे, बिल्कुल साफ साफ स्पेसिफाई कर दे एक ऑर्गेनाइजेशन को फुली, जो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगी उसके एसडीजी के रिस्पॉन्सिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको फिक्स कर दिया जाए तो एक मेजर हो सकता है। आल्सो ए कैपेबल पर्सन मस्ट बी ऑफिशियल असाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप फॉर द सेम। और उसके लिए एक ऐसा कैपेबल पर्सन, योग्य आदमी जो है वो ऑफिसर के रूप में असाइन कर दिया जाए, जो उसके रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लीडरशिप, वो पूरी अपनी लीडरशिप जो है उसके ऊपर वो उसको दे दी जाए कि आपने ही जो है उस सारे काम को अच्छी तरह मॉनिटर भी करना है और संभालना भी है। देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एक्सेप्टेड डिलीवरीज। दिस विल इंश्योर दैट, इससे क्या इंश्योर हम कर सकेंगे कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो लेजी कानून है, इन्वेस्टमेंट है, एक्शन है, आर प्लान एंड इम्प्लीमेंटेड वेल इन टाइम, बड़े समय के ऊपर उनके ऊपर प्लानिंग की जा सकती है और अपने समय पर ही वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबली कैरिड आउट, और उसको रिस्पॉन्सिबली जो है उस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। शॉर्टेड आउट लीडरशिप एंड ओनरशिप विल रिजल्ट इन इंक्रीज एंड कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप। शॉर्टेड का मतलब होता है कि सुधारना। किस तरह से लीडरशिप और ओनरशिप को सुधार कर जो है हम क्या कर सकते हैं, विल रिजल्ट इन इंक्रीज एंड कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप, जिससे जो है उसकी पार्टनरशिप में इंक्रीज होगी और कोऑर्डिनेट बनेगा अमंग द ऑल स्टेक होल्डर दैट डिलीवर द एक्सेप्टेड आउटकम्स, जिससे जो है हमें आउटकम्स लेने थे उन सभी के साथ, पार्टनरशिप के साथ जो क्या होगा, कोऑर्डिनेट स्थापित कर पाएगा और उसके रिजल्ट जो है हमें अच्छे मिल जाएंगे अगर हम एक हमारे लीडरशिप में और ओनरशिप में सुधार ला देते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक फिक्स आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि वही उसका ओनरशिप होगा, वही लीडरशिप करेगा और सारी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन, इन लेजिस्लेशन, इन्वेस्टमेंट, सभी चीज़ों की जो है वही प्रॉपर से इम्प्लीमेंट कराएगा। दूसरा था मेजर फॉर सोशल इंक्लूशन। सोशली सामाजिक समावेश कैसा था? सिंस द चैलेंजेस सोशल इंक्लूसिव हैज मैनी डेमोग्राफिक रीजन, काफ़ी सारे हमने रीजन कल पढ़े थे, डाइवर्सिटी का था, और भी कई सारे थे, जैसे क्लाइमेट रीजन था, कल्चरल रीजन था, ये थे। कहता है कि सिंस द चैलेंज सोशल इंक्लूजन हैज़ मैनी डेमोग्राफिक रीजन। डेमोग्राफिक का मतलब है जनसंख्या, जो जनता की मतलब कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या जो रीजन थे। क्लाइमेट रीजन क्या हो गया, कल्चरल रीजन क्या हो गया, सोशल रीजन क्या हो गया। द मेजर फॉर इट शुड बी टेकन एट ऑल दिस फ्रंट। कहता है कि इन सभी के ऊपर जो हैं कौन से मेजर हमें करने चाहिए, शुड बी टेकन एट ऑल दिस फ्रंट, इनको सभी को सामने लाकर जो है इनसे हम कौन किस किस चीज़ के ऊपर मेजर कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। डिफरेंट रीजन रिक्वायर डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, कहते हैं डिफरेंट एक्शन। कहते हैं कि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग एक्शन होना चाहिए। सच है रिक्वायर्ड पॉलिसी चेंजेस
कौन कौन सी पॉलिसीज उसके लिए काम के लिए बनी जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अवेयरनेस कैंपेन जो है चल रहना चाहिए। क्या कि सभी रीजन के लिए जो है हम एक जैसा एक्शन नहीं कर सकते, एक जैसी प्लानिंग नहीं कर सकते। कहता है कि अलग अलग रीजन, जैसे हमारे पास डेमोग्राफिक रीजन है, क्लाइमेट रीजन है, कल्चरल रीजन है, इन सभी के लिए जो क्या है अलग अलग पॉलिसीज बननी चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, और अलग अलग कैंपेन चलने चाहिए। ईच ऑफ द रीजन शुड बी डेल्ट विद प्रॉपर पॉलिसी। कहता है कि प्रत्येक रीजन को प्रॉपर पॉलिसी के साथ ही निपटा जा सकता है, निपटना चाहिए। डेल्ट मीन निपटना चाहिए, निपटना। कहता है कि प्रत्येक ईच ऑफ रीजन, जो जितने भी रीजन हैं, विद प्रॉपर पॉलिसी के साथ हमको निपटना चाहिए। जैसे कौन से हैं, लेजिस्लेशन है, टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, और एफर्टफुल एक्शंस हैं। ये सारे जो है हम अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा अलग अलग जो एक्शन के ऊपर हम काम कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइंड स्कोप, प्रत्येक का मतलब क्या स्कोप है उस चीज़ का। द स्कोप एंड सेपरेट फॉर ईच ऑफ एसडीजी, प्रत्येक एसडीजी का क्या स्कोप है, किस तरह उसको फैलाया जा सकता है। शुड बी वेल लेड आउट अलोंग विद टाइम लाइन विद क्लियरली मार्क्ड एक्सेप्टेड माइलस्टोन। कहते हैं कि शुड बी वेल लेड आउट अलोंग विद टाइम लाइन, हर टाइम के ऊपर जो एक टाइम डेडलाइन दे दी, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्टेड क्या क्या हमें प्राप्त करना है, कौन से हमें माइलस्टोन्स के मिलेंगे, क्लियरली जो है वो मार्क पहले से बता देने चाहिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। जैसे आगे बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी ए वेल डिफाइंड स्कोप डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विच लिस्ट थिंग्स लाइक। कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है पहले से ही प्लान कर लेने चाहिए, लिस्ट उनकी बना लेनी चाहिए। जैसे वाई इज़ क्वालिटी एजुकेशन एट आल लेवल, वट इज़, प्रत्येक लेवल पे कैसी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होगी, प्राइमरी लेवल पे कैसी होगी, मिडिल स्कूल लेवल पे कैसी होगी, हाई लेवल पे और एट यूनिवर्सिटी लेवल पे कैसी होगी, वो पहले से तैयार कर लेना चाहिए। व्हाट इज एक्सेप्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। कहते हैं कि 5 साल के एजुकेशन के बाद क्या एक्सेप्ट किया हमने, हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एक्सेट्रा, नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर टीचर, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ों की जो प्लानिंग जो है हमें पहले डॉक्यूमेंट के तैयार करके रखने पड़ सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए। क्लियरली डिफाइंड शॉर्ट कम एंड लॉन्ग टर्म माइलस्टोन, छोटे टाइम टर्म के शॉर्ट कमिंग नतीजे और रिजल्ट, और लॉन्ग टर्म के रिजल्ट क्या मिलेंगे वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल होगा। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मतलब कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो अवेलेबल होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग एंड सो फोर्थ। ये सारे जो हैं हमें डिफाइन स्कोप अगर हमें पता होगा तो ये क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमें सारी चीज़ें पहले से हमें तैयार होंगी तो हम उसका रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। उसके बाद है क्लियर इंडिकेटर क्या है। देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इंडिकेटर दैट हेल्प मॉनिटर द प्रोग्रेस बोथ द क्वालिटी लेवल एंड द क्वांटिटी लेवल। कहता है कि क्लियरली डिफाइंड इंडिकेटर हैं, मतलब सूचक, इंडिकेटर का मतलब प्रत्येक किस चीज़ को किस तरह से मापा जाइए, प्रत्येक अगर उनके सोई सूचक हमें मिल जाते हैं, विल हेल्प, क्या हेल्प करेंगे, मॉनिटर द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस को मॉनिटर में देख रेख कर सकते हैं, किस कौन सी प्रोग्रेस जो है क्वालिटी लेवल की और क्वांटिटी लेवल की, दोनों की जो है मॉनिटर को अच्छी तरह से देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल क्लीन वाटर एसडीजी, देयर शुड बी क्लियर इंडिकेटर अबाउट। कहता है कि पानी साफ पानी के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होने चाहिए वो साफ बताएं। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर पानी की क्वालिटी कैसी है वो पता होना चाहिए। इंडिकेटर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्वांटिटी फॉर वाटर टेम्परेचर एंड turbidity, इंडिकेटर अबाउट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर सच एज पीएच एंड डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब पानी का पीएच लेवल कितना है, कौन सा पीएच होता है, कितना होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए। इंडिकेटर अबाउट द बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वांटिटी सच एज एल्गी एंड फाइटोलैक्टोन, ये कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, उनको कैसे मापा जा सकता है, ये पहले हमें माप सूचक, इसका भी सूचक होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर पीपल कंजम्पशन, पीपल कंजम्पशन के लिए पानी की क्वालिटी की कैसी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर क्वालिटी वाटर पर पर्सन पर डे कितनी होनी चाहिए, मतलब सभी चीज़ों के पहले अगर हम सूचक बना देंगे, इंडिकेटर बना देंगे, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसको डिजोल्व, इस मेजर को सोल्व किया जाएगा, इसके
अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाएगा तो हमें जो है हम अपने जो चैलेंजेस हैं हमारे पास उनको हम बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि करेक्ट एंड एम्पल डाटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, करेक्ट एंड पर्याप्त डाटा जो है प्रोग्रेस कर रहा है फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टू मॉनिटर प्रोग्रेस करेक्ट एंड एम्पल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। कहता है कि प्रत्येक रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो है हमें अपने डाटा को कलेक्ट करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिंस डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड अगेंस्ट इंडिकेटर, एक बार जो है इंडिकेटर के अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट कर लिया, द इंडिकेटर मस्ट बी वेल डिफाइंड, और वो इंडिकेटर जो है पूरी तरह वेल डिफाइंड होने चाहिए। विद वेल डिफाइंड इंडिकेटर फ्लोइंग मेजर कैन बी टेकन टू इंश्योर द करेक्ट एंड सफिशिएंट डाटा। कहता है कि वेल डिफाइंड इंडिकेटर के साथ फ्लोइंग मेजर कैन बी टेकन, हम ये जो मेजर हैं इनको लेंगे, कौन से मेजर, टू इंश्योर, वो क्या करेंगे, करेक्ट एंड सफिशिएंट डाटा कलेक्शन के लिए हमें जो है बताते हैं कि किस तरह डाटा को करेक्ट और सफिशिएंट हो सकता है। पहला है क्लस्टर इंडिकेटर। क्लस्टर का मतलब है कि कई सारे जो इंडिकेटर एक स्थान पर एक जैसे एक ही जगह पर मिल जाए हमें, हाँ एक स्थान पर संख्या में एक साथ इंडिकेटर मिल जाए, वो होता है क्लस्टर, एक से गुच्छा, जैसे गुच्छा का मतलब बहुत सारे इंडिकेटर एक ही जगह में इकट्ठे मिल जाएं। इंडिकेटर मेजरिंग ए स्पेसिफिक गवर्नेंस कॉन्सेप्ट आर सम टाइम अवेलेबल फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। कहता है कि हमें अलग अलग रिसोर्सेज से कई बार को अलग अलग इंडिकेटर जो हैं वो लेने पड़ते हैं। टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इंडिकेटर मेजरमेंट, कहता है कि इंडिकेटर मेजरमेंट की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए एंड अवॉइड डबल काउंटिंग, किसी चीज़ की डबल काउंटिंग ना हो उसको अवॉइड करने के लिए दीज मेजर शुड बी कंबाइंड इन ए सिंगल क्लस्टर्ड इंडिकेटर। कहता है कि इन मेजर को कंबाइंड इंटू सिंगल, इकट्ठा करके एक क्लस्टर्ड इंडिकेटर जो है बना देना चाहिए, मतलब काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को इकट्ठा करके एक क्लस्टर्ड इंडिकेटर जो है वो बना देना चाहिए, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं। विच इज़ द एवरेज ऑफ इट्स अंडरलाइंग सब इंडिकेटर। कहता है कि उन सभी इंडिकेटर्स के हम क्या है एवरेज को निकाल लेंगे। उसके बाद हैंडलिंग मिसिंग डाटा, जो डाटा मिस हो गया उसको कैसे हैंडल करना है। सम इंडिकेटर में हैव मिसिंग डाटा पॉइंट ओवर द टाइम सीरीज। कहता है कुछ इंडिकेटर हैं वो क्या करें, जो मिसिंग डाटा है उसको टाइम के अकॉर्डिंग पॉइंट करें। एट दिस कैन हैव एन अफेक्ट ऑन ए कंट्री एग्रीगेट स्कोर, ये जो क्या करेगा, जो कंट्री का एग्रीगेट स्कोर है, एली एस्टिमेट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर मिसिंग डाटा, और जो मिसिंग डाटा है उसका एक एस्टिमेटर जो है वो बता देगा। द फॉलोइंग ए स्टैटिकल प्रोसेस कार्ड इम्पुटेशन, जो इस तरह का जो स्टैटिकल पोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पुटेशन बोलते हैं। इम्पुटेशन का मतलब आरोपण, और सभी को इकट्ठा करके आरोप एक जैसे आरोपण कर दिया गया, आरोप दिया गया, वो हम डाटा जो मिसिंग डाटा था उसको प्रोवाइड करवा दिया गया। उसके बाद है नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है, सामान्यकरण क्या होता है। सिंस द डाटा कलेक्टेड में बिलोंग टू डिफरेंट स्केल, कहता है कि जब डाटा हमने अलग अलग स्केल के साथ इकट्ठा किया, कलेक्ट किया अलग अलग स्केल के ऊपर, इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज ऑल डाटा, तो उसके बाद जो है उस डाटा को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने डाटा को जो है अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग मेजर किया है और उसको बाद में स्टैंडर्डाइज करना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ डन थ्रू स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, ये हम कैसे कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है डाटा एग्रीगेशन क्या है। ए सिंपल एवरेज मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स टू अराइव एट द ओवरऑल गवर्नेंस गोल। कैसे निकालते हैं डाटा एग्रीगेशन क्या है, ये क्या है, एक सिंपल एवरेज है, एवरेज निकालनी है, मे बी कैलकुलेट, एवरेज को कैलकुलेट करना है किस तरह से, यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स, जो इंडेक्स है उसका स्ट्रक्चर, टू अराइव द ओवरऑल गवर्नमेंट स्कोर, गवर्नमेंट से कौन सा जो स्कोर हमें प्राप्त हुआ उसका, और स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स का जो है उनका एवरेज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डाटा एग्रीगेशन हो जाएगा। कहता है कि ऑल द अबोव फोर टेक्निक्स, जो हमें ऊपर चार टेक्निक्स बताई, कौन सी टेक्निक थी, डिफाइंड लीडरशिप ओनरशिप, मेजर एंड सोशल इंक्लूसिव, डिफाइंड स्कोप, क्लियर इंडिकेटर्स एंड करेक्ट एंड एम्पल फॉर मॉनिटरिंग डाटा, ये सारे इंडिकेटर्स थे, और आइडियल एंड वेरी मच एप्लीकेबल फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए आइडियल और वेरी मच एप्लीकेबल हो सकते हैं। डाटा कैन बी अपडेटेड एवरी ईयर, डाटा को जो है हर साल अपडेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेवलपमेंट एंड रिवाइज द लेटर ईयर, और रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग और रिवाइज लेटर ईयर के अकॉर्डिंग जो इसको डाटा को अपडेट करते रहना चाहिए। उसके बाद कहता है कि फाइनेंशियल एसडीजीज क्या होती हैं। द चैलेंजेस ऑफ फाइनेंस फॉर एसडीजीज कैन बी ओवरकम इन फॉलोइंग वेज, बाय यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कहता है कि इन
जो गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन के या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए इस चीज़ के अंदर, लाइक ISS है, IITs हैं, IIM है, ISERs हैं, एंड फॉर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। मतलब इन इंस्टीट्यूट को हम किस लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें, एंड मैथोलॉजी एज मच एज पॉसिबल, और मैथो अगर पॉसिबल है तो उनके अकॉर्डिंग जो उनको मैथोलॉजी को भी हम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकें। दिस शुड लेसन द फाइनेंशियल बर्डन टू सम एक्सटेंड। ये इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी फाइनेंशियल बर्डन जो है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। लेसन मीन उसमें कमी आ जाएगी। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट कैन एनकरेज प्राइवेट प्लेयर फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर विद पब्लिक पार्टनरशिप। कहता है गवर्नमेंट एनकरेज करेगी इनको, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इनकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए इन सेक्टर के अंदर विद पब्लिक पार्टनरशिप, और पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए इनको वो इन्वॉल्व करे, जिससे जो हमारी SDG को की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। ये हमारा सेशन 3 था जो ख़त्म हो गया है, और इसके साथ ही जो है हमारा ये यूनिट 4 था जो वो भी आज जो है हमारा ख़त्म हो रहा है इस चैप्टर ख़त्म होने के साथ। और यूनिट 4 के ख़त्म होने के साथ साथ जो है हमारा पार्ट A का जो बुक का था वो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सेशन के हमने क्वेश्चन है 3 चेक पॉइंट में क्या है, व्हाट आर द मेजर फॉर ओवरकमिंग चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन कौन से मेजर हैं हमने अभी पढ़े हैं कि कौन कौन से हैं। पहला पढ़ा था डिफाइन लीडरशिप एंड ओनरशिप, मेजर फॉर सोशल इंक्लूजन, डिफाइंस को, ये 5 इंडिकेटर थे जो हमने पढ़े वो इसके अंदर आएगा। फिर कहता है कि लिस्ट द मेजर दैट कैन बी टेकन फॉर करेक्ट डाटा कलेक्शन। करेक्ट डाटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हमने पढ़े थे, ये लास्ट वाले 5th पॉइंट में थे। क्लस्टर्ड इंडिकेटर, हैंडलिंग मिसिंग डाटा, नॉर्मलाइजेशन, डाटा एग्रीगेशन, वो इसके अंदर थे। फिर द लिस्ट द मेजर फाइनेंशिंग SDGs, जो लास्ट में हमने पढ़ा फाइनेंशियल SDGs कौन से थे, बाय यूटिलाइजेशन वाला ये पॉइंट हो जाएगा। A पॉइंट और B पॉइंट ये आपके थर्ड पार्ट के आंसर हो जाएंगे। इस तरह से जो है आप इस सेशन को पढ़ेंगे, क्या है इस सेशन के अंदर, कौन कौन से मेजर हमने यूज़ किए इसके अंदर, और जो चेक पॉइंट को जो है करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।